मेरे फोन की हर फोटो में वो होता था, जबकि मैं अकेला होता था। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मैंने अपना नया फोन खरीदा था। वो एक सेकंड हैंड फोन था, पर दिखने में बिल्कुल नया लग रहा था। दुकानदार ने कहा था, साहब ये फोन तो बिल्कुल नया है, बस एक बार इस्तेमाल हुआ है। पर मुझे नहीं पता था कि ये फोन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बनने वाला है। मेरा नाम कार्तिक है और मैं दिल्ली में एक कॉल सेंटर में काम करता हूं। उस दिन शाम को जब मैं ऑफिस से निकला तो मेरे पुराने फोन ने काम करना बंद कर दिया। मुझे तुरंत नया फोन चाहिए था, इसलिए मैंने नजदीक की एक सेकंड हैंड फोन की दुकान से ये फोन ले लिया। पहली रात एवरीथिंग नॉर्मल थी। मैंने फोन में अपनी कुछ फोटोज खींची, दोस्तों के साथ चैट की और सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि फोन की गैलरी में कुछ नई फोटोज हैं। शायद मैंने रात को एक्सीडेंटली कोई फोटो खींच ली होगी, मैंने सोचा। पर जब मैंने उन फोटोज को खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो फोटोज मेरे कमरे की थीं, जो रात के अंधेरे में खींची गई थीं, और हर फोटो में एक काली परछाई दिख रही थी। वो परछाई कोने में खड़ी थी, या फिर बिस्तर के पास, या खिड़की के पास। हर फोटो में वो थोड़ी और करीब आ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है। मैंने फोन रीस्टार्ट किया, पर कुछ नहीं हुआ। उस दिन ऑफिस में मैं ठीक से काम नहीं कर पाया। मेरा दिमाग उन फोटोज में ही अटका हुआ था। शाम को घर लौटकर मैंने फोन की सारी फोटोज डिलीट कर दी। पर जब रात को मैं सोने लगा तो मैंने फोन की आवाज सुनी, कैमरा शटर की आवाज। मैंने तुरंत फोन चेक किया। गैलरी में फिर नई फोटोज थीं। इस बार वो परछाई मेरे बिस्तर के बिल्कुल करीब थी। एक फोटो में तो वो मेरे चेहरे के इतने करीब थी कि सिर्फ उसकी काली आंखें दिख रही थीं। मैं डर गया। मैंने फोन बंद कर दिया और कोशिश की सो जाने की। पर तभी मैंने अपने कमरे में एक आवाज सुनी, सांस लेने की आवाज। वो आवाज फोन की फोटोज वाली परछाई जैसी लग रही थी। मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली था। अगले दिन मैंने फोन की दुकान पर जाकर कंप्लेन की। दुकानदार ने कहा, साहब ये फोन तो पूरी तरह ठीक है, शायद आपको कोई ऐप वायरस आ गया है। मैंने फोन फॉर्मेट करवा दिया। पर उस रात फिर वही हुआ। नई फोटोज आईं और इस बार वो परछाई मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। एक हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। हर रात नई फोटोज, और हर फोटो में वो परछाई थोड़ी और करीब आती जा रही थी। फिर एक रात ऐसी आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं ऑफिस से लेट निकला था। रात के करीब 11 बजे थे। मैं मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां उतर रहा था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। कोई अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर एक आवाज आई, तुम मुझे देख सकते हो। मैंने तुरंत कॉल काट दी। पर तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे है। मैंने मुड़कर देखा। सीढ़ियों के नीचे वही काली परछाई खड़ी थी जो फोटोज में दिख रही थी। मैं डर के मारे वहां से भागा। जब तक मैं घर पहुंचा मेरी सांस फूल रही थी। घर पहुंचकर मैंने फोन चेक किया। गैलरी में एक नई फोटो थी। मैं मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां उतर रहा था और वो परछाई मेरे ठीक पीछे थी। अब मैं समझ गया कि यह कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मैंने फोन के प्रीवियस ओनर का पता लगाने का फैसला किया। दुकानदार ने बताया कि यह फोन एक लड़की का था जो 1 महीने पहले मर गई थी। वो कैसे मरी? मैंने पूछा। एक्सीडेंट में, दुकानदार ने कहा। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से गिर गई थी। मेरे होश उड़ गए। वही मेट्रो स्टेशन जहां मैंने कल रात उसे देखा था। मैंने उस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाई। उसका नाम प्रिया था और वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसकी मौत सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया था, पर उसके परिवार वाले मानते थे कि उसकी हत्या हुई है। मैंने प्रिया के घर जाने का फैसला किया। उसके माता पिता ने बताया कि प्रिया के मरने से पहले भी उसे ऐसी ही परछाई दिखाई देती थी। वो कहती थी कि एक काली परछाई उसका पीछा कर रही है, उसकी मां ने रोते हुए बताया। पर कोई उसकी बात नहीं मानता था। सब कहते थे कि वो पागल हो रही है। मैं हैरान रह गया। क्या वही परछाई अब मेरा पीछा कर रही थी? उस रात जब मैं सो रहा था मेरा फोन बज उठा। प्रिया का नंबर था, जो मर चुकी थी। मैंने हिम्मत करके कॉल रिसीव की। तुम मेरी मदद कर सकते हो? प्रिया की आवाज आई। वो मुझे मारना चाहता है। कौन? मैंने पूछा। वो जो तुम्हारे फोन में है। और फोटो में देखकर मैं सन्न रह गया। वो काली परछाई, उसका चेहरा मेरे जैसा था, पर आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह से लार टपक रही थी। मैंने फोन फेंक दिया और पीछे हट गया।
ये क्या हो रहा था? क्यों वो परछाई मेरे जैसी दिख रही थी? उस रात मैं सो नहीं पाया। हर आवाज पर मैं चौंक जाता। मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। सुबह होते ही मैंने एक पंडित जी के पास जाने का फैसला किया। पंडित जी ने फोन देखा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, ये फोन शापित है, उन्होंने कहा। इसमें एक बुरी आत्मा फंसी हुई है। पर वो मेरे जैसी क्यों दिखती है? मैंने पूछा। ये आत्मा नहीं है, पंडित जी ने कहा। ये एक प्रेत है जो तुम्हारा रूप ले रहा है। जितना ज्यादा ये तुम्हारे करीब आएगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारे जैसा दिखने लगेगा। क्या मैं इससे छुटकारा पा सकता हूं? हां, पर इसके लिए तुम्हें इस प्रेत का सामना करना होगा और तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। पंडित जी ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि अगली पूर्णिमा की रात तक मुझे इस प्रेत को भगाना होगा, नहीं तो वो पूरी तरह मेरा रूप ले लेगा और मैं उसकी जगह ले लूंगा। घर लौटकर मैंने रिसर्च शुरू की। मैंने प्रिया के बारे में और जानकारी ढूंढनी शुरू की। इंटरनेट पर मुझे उसका फेसबुक प्रोफाइल मिला। प्रिया की प्रोफाइल में कुछ स्ट्रेंज फोटोज थीं। एक फोटो में वो उसी मेट्रो स्टेशन में खड़ी थी और उसके पीछे वही काली परछाई दिख रही थी, पर तब भी लोगों ने इसे एडिट समझा था। मैंने प्रिया की बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया। शुरू में वो बात करने को तैयार नहीं थी, पर जब मैंने उसे फोन की फोटोज दिखाई तो वो हैरान रह गई। प्रिया को भी ऐसी ही फोटोज आती थीं, उसने बताया। वो कहती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या तुम्हें पता है कि आखिरी दिन क्या हुआ था? मैंने पूछा। प्रिया ने मुझे बताया था कि उसने एक ऐप डाउनलोड किया था, एक ऐसा ऐप जो फ्यूचर की फोटोज दिखाता है। मैंने तुरंत अपने फोन में ऐप्स चेक किए। एक स्ट्रेंज ऐप था जिसका नाम फ्यूचर साइट था। मैंने उसे ओपन किया। ऐप में सिर्फ एक बटन था, सी योर फ्यूचर। मैंने उसे प्रेस किया। स्क्रीन ब्लैक हो गई और फिर एक फोटो शो होने लगी। वो फोटो मेरी थी। मैं मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से गिर रहा था, ठीक प्रिया की तरह। मैंने ऐप डिलीट करना चाहा, पर वो डिलीट नहीं हो रहा था। उस रात मैंने सोने से पहले ताबीज अपने पास रख लिया, पर जब मैं सो गया तो मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं मेट्रो स्टेशन में था। प्रिया वहां खड़ी थी और वो काली परछाई उसके पीछे थी। कार्तिक, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्रिया ने कहा। वो मुझे मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। कौन है वो? मैंने पूछा। वो हम में से ही एक है। तभी वो काली परछाई हमारी तरफ बढ़ी और मैं जाग गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने फोन चेक किया। एक नई फोटो थी। मैं सो रहा था और वो परछाई मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी, पर इस बार वो 50% मेरे जैसी दिख रही थी। अब मैं समझ गया कि टाइम कम है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अगले दिन मैंने उस ऐप के डेवलपर का पता लगाने की कोशिश की। प्ले स्टोर पर उस ऐप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सीधे मेरे फोन में इंस्टॉल कर दिया हो। मैंने एक साइबर एक्सपर्ट के पास जाने का फैसला किया। वो मेरा फोन चेक करके हैरान रह गया। यह कोई नॉर्मल ऐप नहीं है, उसने कहा। यह एक एडवांस्ड एआई प्रोग्राम है जो आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है। पर यह फोटोज कैसे बना रहा है? मैंने पूछा। यह फोटोज नहीं बना रहा, उसने कहा। यह रियल टाइम में कैप्चर कर रहा है। मतलब वो परछाई सच में मेरे साथ थी। उस रात मैंने फैसला किया कि मुझे सामना करना होगा। मैं उस मेट्रो स्टेशन गया जहां प्रिया की मौत हुई थी। रात के 11 बजे स्टेशन लगभग खाली था। मैं उसी जगह खड़ा था जहां प्रिया गिरी थी। तभी मेरा फोन बजा। फिर से अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव की। तुम आ गए, प्रिया की आवाज आई। अब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। क्या सच्चाई? मैंने पूछा। वो परछाई वो तुम हो कार्तिक। क्या मतलब? तुम्हारा भविष्य, तुम वही बनने वाले हो जिससे तुम डरते हो। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो काली परछाई वहां खड़ी थी और अब वो 75% मेरे जैसी दिख रही थी। नहीं, मैं चिल्लाया। परछाई ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं पीछे हटने लगा और तभी मेरे पैर फिसले। मैं सीढ़ियों से गिरने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से गिरा, मैंने एक तेज चीख सुनी, शायद मेरी अपनी चीख। नीचे गिरते हुए मैंने देखा कि वो परछाई ऊपर खड़ी मुझे देख रही थी और अब वो पूरी तरह मेरे जैसी दिख रही थी। फिर अचानक सब कुछ ब्लैक आउट हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक आदमी ने बचाया था जो मेरे जैसा दिखता था। वो आदमी कहाँ है? मैंने पूछा। उसने तुम्हें इमरजेंसी में छोड़ा और चला गया, डॉक्टर ने कहा। मैं समझ गया कि वो कोई आदमी नहीं, वो परछाई थी जो अब मेरे जैसी दिख रही थी।
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब मैं घर पहुंचा तो मेरा फोन वैसे ही पड़ा था जैसे मैंने छोड़ा था। मैंने उसे चेक किया। गैलरी में नई फोटोज थीं। एक फोटो में मैं हॉस्पिटल के बेड पर सो रहा था और वो परछाई, अब पूरी तरह मेरे जैसी दिखने वाली वो आकृति मेरे पास खड़ी थी। दूसरी फोटो में वो मेरे घर में थी, मेरे कपड़े पहने हुए। तीसरी फोटो में वो शीशे के सामने खड़ी थी और शीशे में उसका रिफ्लेक्शन, मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। मैं घबरा गया। क्या वो अब मेरी जगह ले रही थी? मैंने तुरंत पंडित जी को फोन किया। उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत उनके पास आना चाहिए। पंडित जी के पास पहुंचकर मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, बेटा, अब वो प्रेत तुम्हारा रूप ले चुका है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारी जगह ले लेगा और तुम हमेशा के लिए उसकी दुनिया में फंस जाओगे। उसकी दुनिया? मैंने पूछा। हाँ, एक पैरेलल डायमेंशन जहां ये प्रेत रहते हैं। वो दुनिया हमारी दुनिया की तरह ही है, पर उसमें सब कुछ उल्टा है। पंडित जी ने एक अनुष्ठान का प्रस्ताव रखा। हमें अगली रात, पूर्णिमा की रात को उस मेट्रो स्टेशन में ही अनुष्ठान करना था, पर वो खतरनाक है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर हम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए उसकी दुनिया में फंस जाओगे। मैंने हां कह दी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उस रात मैं और पंडित जी मेट्रो स्टेशन पहुंचे। स्टेशन बंद हो चुका था, पर पंडित जी ने चौकीदार को कुछ पैसे देकर अंदर जाने दिया। हमने उसी जगह अनुष्ठान शुरू किया जहां प्रिया गिरी थी और जहां मैं गिरा था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और मोमबत्तियां जलाईं। कुछ ही देर में हवा ठंडी हो गई। मैंने देखा कि स्टेशन के अंधेरे कोने से वो आकृति निकल रही थी, अब पूरी तरह मेरे जैसी दिख रही थी। वो आ गया, पंडित जी ने कहा। वो आकृति हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें अब भी काली थीं, पर चेहरा बिल्कुल मेरा था। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। मैं तुम हूं, उसने कहा, और उसकी आवाज भी अब मेरी आवाज जैसी थी। तुम्हारा भविष्य? ये क्या मतलब? हर इंसान के भीतर एक अंधेरा होता है, उसने कहा। मैं वही अंधेरा हूं। जब कोई इंसान अपने अंधेरे को स्वीकार नहीं करता तो मैं जन्म लेता हूं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। वो आकृति चीखने लगी। प्रिया ने भी तुम्हें देखा था? मैंने पूछा। हां, उसने कहा, पर वो मुझे स्वीकार नहीं कर सकी। वो डर गई और उसके डर ने मुझे और मजबूत कर दिया। और तुमने उसे मार डाला? नहीं, उसने खुद को मार डाला। उसने सोचा कि मैं उसे मारूंगा, पर असल में मैं तो उसका हिस्सा था। अब मैं समझ रहा था, ये आकृति हमारे अपने डर, हमारे अपने अंधेरे का प्रतिबिंब थी। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? मैंने पूछा। क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम अपने अंधेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पंडित जी ने मुझे देखा। कार्तिक, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। ये तुम्हारा ही हिस्सा है। मैं डर रहा था, पर मैं जानता था कि पंडित जी सही कह रहे हैं। मैंने हिम्मत की और उस आकृति की तरफ बढ़ा। तुम मेरा हिस्सा हो, मैंने कहा। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, वो आकृति चमकने लगी। फिर धीरे धीरे वो मेरे अंदर समा गई। एक तेज रोशनी के बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने आंखें खोली। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। तुम सफल हो गए बेटा। पर तभी मेरा फोन बजा। मैंने देखा, एक नई फोटो थी। फोटो में मैं और वो आकृति एक हो रहे थे, और तभी मुझे एहसास हुआ, शायद ये खत्म नहीं हुआ था। शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। अनुष्ठान के बाद का पहला हफ्ता शांत बीता। कोई स्ट्रेंज फोटोज नहीं आई, कोई अननोन कॉल्स नहीं आई। मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर दूसरे हफ्ते से फिर वही शुरू हुआ। एक सुबह उठकर मैंने देखा कि मेरे फोन में फिर नई फोटोज थीं। इस बार फोटोज और भी स्ट्रेंज थीं। एक फोटो में मैं ऑफिस में काम कर रहा था, पर मेरी आंखें काली थीं। दूसरी फोटो में मैं दोस्तों के साथ हंस रहा था, पर मेरे पीछे वो आकृति खड़ी थी। पर सबसे डरावनी फोटो वो थी जिसमें मैं सो रहा था और मेरा अपना हाथ मेरी गर्दन दबा रहा था। मैं फिर पंडित जी के पास गया। उन्होंने फोटोज देखकर कहा, बेटा, तुमने उसे एक्सेप्ट तो कर लिया, पर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या मतलब? वो आकृति अब तुम्हारे अंदर है, पर तुम्हें उसे कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगी। मैंने मेडिटेशन और योगा शुरू किया। अपने अंदर के अंधेरे को समझने की कोशिश की, पर हर रात मुझे डरावने सपने आते। सपनों में वो आकृति मुझसे बातें करती, मुझे प्रोवोक करती। एक रात सपने में उसने कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो?
मैं तुम्हारा असली रूप हूं। तुम जो दुनिया को दिखाते हो वो सिर्फ एक मास्क है। उस रात के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। कभी कभी मैं गुस्से में आकर थिंग्स तोड़ देता, जबकि नॉर्मली मैं शांत स्वभाव का हूं। एक दिन ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझे डांटा और मैंने अनकंट्रोलेबल एंगर में उन्हें धक्का दे दिया। मुझे सस्पेंड कर दिया गया। घर वापस आकर मैंने शीशे में अपने आप को देखा। मेरी आंखों में एक अजीब सी कालिख थी और मेरे चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। मैंने पंडित जी को फोन किया, पर उनका नंबर अनअवेलेबल था। मैं उनके घर गया, पर पता चला कि वो 1 हफ्ते पहले ही ट्रांसफर हो गए हैं। अब मैं अकेला था, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था। उस रात मैंने फैसला किया कि मुझे खुद ही इसका हल ढूंढना होगा। मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की और मुझे एक आर्टिकल मिली अबाउट शैडो सेल्फ और कार्ल जुंग की थ्योरीज। मैंने समझा कि ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि मेरे अपने मन का हिस्सा है। पर थ्योरी समझना एक बात थी और प्रैक्टिकली डील करना दूसरी बात। एक रात मैंने सोने से पहले मेडिटेशन किया। मैंने अपने अंदर की उस आकृति से बात करने की कोशिश की। तुम क्या चाहते हो? मैंने मेंटली पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, एक आवाज आई। पूरी तरह एक्सेप्ट करो। मैंने एक्सेप्ट किया था। नहीं, तुमने सिर्फ मेरा एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट किया। तुमने मेरी पावर एक्सेप्ट नहीं की। तुम्हारी पावर? हां, मेरी पावर, तुम्हारे अंदर की डार्क पावर। मैंने सोचा कि शायद ये सही है। शायद मुझे अपने अंदर के अंधेरे को पूरी तरह एक्सेप्ट करना होगा। अगले कुछ दिनों में मैंने कोशिश की। मैंने अपने गुस्से, अपने डर, अपनी जेलसी सब कुछ एक्सेप्ट किया, पर इसका नतीजा उल्टा हुआ। मैं और भी एग्रेसिव हो गया। लोग मुझसे दूर भागने लगे। एक रात मैं बार में था, एक आदमी से झगड़ा हो गया और मैंने उसे बुरी तरह पीट दिया। पुलिस आई और मुझे थाने ले जाया गया। थाने में जब मैं सेल में था तो मैंने देखा कि शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, पर मैं तो मुस्कुरा नहीं रहा था। तुम देख रहे हो? रिफ्लेक्शन ने कहा। मैं अब तुम्हारा कंट्रोल ले रहा हूं। नहीं, मैं चिल्लाया। हां, और जल्द ही मैं पूरी तरह तुम्हारी जगह ले लूंगा। अगली सुबह मुझे रिलीज कर दिया गया। घर लौटकर मैंने देखा कि मेरे फोन में फिर नई फोटोज थीं। इस बार फोटोज में मैं वो सब कर रहा था जो मैंने कल रात किया था, बार में, लड़ाई, थाने में। पर एक फोटो डिफरेंट थी। उस फोटो में मैं मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से गिर रहा था, पर मैं नहीं, वो आकृति जो अब पूरी तरह मेरे जैसी दिख रही थी। और तभी मुझे एहसास हुआ, शायद प्रिया की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। शायद उसकी भी यही हालत थी और उसने खुदकुशी की थी क्योंकि वो और नहीं सह सकती थी। क्या मेरा भी यही हाल होगा? उस रात मैंने फैसला किया कि मुझे एंड इसी जगह करनी चाहिए जहां ये सब स्टार्टेड हुआ था। मैं उस मेट्रो स्टेशन गया। सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर मैंने नीचे देखा, ठीक वैसे ही जैसे प्रिया ने देखा होगा और जैसे मैंने उस रात देखा था। आ जाओ, मैंने कहा। अगर तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए तो ले लो। तभी मेरा फोन बजा। मैंने देखा एक नई फोटो। फोटो में मैं सीढ़ियों से कूद रहा था, पर तभी एक आवाज आई, रुको। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आकृति वहां खड़ी थी, पर अब वो मेरे जैसी नहीं दिख रही थी। वो एक सामान्य इंसान की तरह